इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 16 जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। ये एक लेख है। बच्चों, आपने साइंस में पानी की कहानी को इस तरह की वाटर साइकिल के रूप में ज़रूर पढ़ा होगा। समुद्र में से पानी गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर उठता है और फिर क्या करता है, बादलों का रूप ले लेता है और फिर यहाँ ठंडा होकर फिर बूंदों के रूप में बारिश बनकर बरसता है, जो नदी नालों में से होता हुआ वापस समुद्र में चला जाता है। जो बारिश का पानी ज़मीन पर गिरता है वो पेड़ पौधों की जड़ों में से होता हुआ, और जो पानी ज़मीन पर गिरता है वह कुछ हिस्सा ज़मीन में चला जाता है, और जो बारिश ज़मीन पर गिरती है उसको ज़मीन अपने में सोख लेती है, जिसका कुछ हिस्सा ज़मीन से फिर पेड़ पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से सोख लेते हैं, फिर उस पानी से अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। पेड़ पौधों के पत्तों से भी वाष्पोत्सर्जन की वजह से पानी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, जो फिर भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है। आपने कभी सुबह सुबह घास पर पानी की बूंदें ज़रूर देखी होंगी, जो सूरज की गर्मी से फिर भाप बनकर उड़ जाती हैं। तो इस तरह पानी का जीवन चक्र चलता रहता है। आपने बच्चों विज्ञान में भी ये जाना होगा कि पानी का निर्माण कैसे होता है, अर्थात पानी की जो बूंदें हैं वो किससे बनती हैं। पानी के निर्माण के लिए एक अणु ऑक्सीजन का और 2 अणु हाइड्रोजन के मिलकर यानी H2O के रूप में जल का निर्माण करते हैं। तो हमारे आज के इस पाठ में पानी की इसी यात्रा को एक मज़ेदार लेख के रूप में बताया है, जिसको ध्यान से सुनते जाओगे तो आपके सारे सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। पानी की कहानी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। बेर की झाड़ी तो आप जानते ही हो, तो उस झाड़ी के ऊपर से एक पानी की बूंद मोती सी, तो पानी की बूंद की तुलना मोती के साथ करी है कि जैसे मोती चमकता हुआ होता है, वैसे ही पानी की एक बूंद चमकती सी मेरे हाथ पर आकर पड़ी। आपने बच्चों सुबह सुबह घास या पेड़ पौधों के पत्तों के ऊपर पानी की बूंदों को ज़रूर देखा होगा, जो मोती सी ही चमकती हैं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। सरक कर यानी खिसक कर या फिसल कर। जो पानी की बूंद मेरी कलाई पर गिरी थी वह कहाँ आ गई, सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। दृष्टि पड़ना यानी देखने की शक्ति, यानी मेरे देखते ही वह वहीं पर ठहर गई, रुक गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। जैसे सितार तो आप सब जानते ही हो, जैसे सितार के तारों में से जो झनकार सुनाई देती है, लेखक कह रहे हैं कि मुझे कुछ इस तरह की झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। स्वर यानी जो ये तारों की सी जो झनकार सुनाई दे रही थी, स्वर का अर्थ होता है आवाज़। तो ये जो आवाज़ आ रही थी वो तो मेरी हथेली में से ही निकल रही थी। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए। जो लेखक के हाथ पर एक बूंद गिरी थी वो 2 टुकड़ों में टूटकर उसके 2 कण हो गए हैं, और वे दोनों हिल हिल कर ये स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। तो ये आवाज़ उन दोनों बूंद के कणों में से आ रही थी, तो दोनों आपस में हिल हिल कर इस तरह का स्वर उत्पन्न कर रहे थे। कैसा स्वर? सितार के तारों की सी झनकार जैसा। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुरीली यानी मीठी आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था।
फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से यानी मेरे मुंह से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। जानता हूँ, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी, मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। लेखक ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया ना, अविश्वास यानी उस पर शंका जताई, तो उससे उसे दुख हुआ। तो लेखक को ये आभास हुआ कि जैसे उसे उसके अविश्वास करने से दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टंटोलती फिरती थी। कणों का हृदय यानी कणों का दिल, टंटोलना यानी छूकर पता लगाना। तो उनको टंटोलती हुई फिर रही थी कि एकाएक पकड़ी गई, अचानक से पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। कि पेड़ जो हमें ज़मीन के बाहर दिखाई देता है, उतना ही बड़ा वह ज़मीन के अंदर भी होता है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। ये देखो बच्चों, ये बड़ी जड़ें, इनमें से निकलती ये छोटी जड़ें, और इनके आखिर में ये जो बहुत ही छोटे छोटे बाल की तरह निकलते हैं, ये क्या कहलाते हैं? रोए, जिनको रेशे कहा जाता है। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। निर्दयी यानी थोड़े बेदर्द, कड़ा होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक यानी ज़बरदस्ती पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो ज़मीन के अंदर से ये जड़ें ही तो पानी को सोखकर ऊपर पेड़ तक पहुंचाती हैं। तो ये सबसे पहले पानी को कौन सोखता है? ये जो छोटी छोटी रोए होती है, इनके माध्यम से पानी छोटी जड़ों में जाता है, फिर बड़ी जड़ों में से, और इस तरह होता हुआ तने के माध्यम से ऊपर पत्तियों तक जाता है, जो कि भोजन बनाने के काम में इस पानी को लेती हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। घृणा यानी नफरत से उसका शरीर कांप उठा। किसके लिए नफरत थी उसकी? जड़ों के उन रोयों के लिए। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने, असंख्य बंधु मेरे अनगिनत भाई ने अपने प्राण नाश किए हैं। प्राण नाश करने का अर्थ है उनकी मृत्यु हुई है या उनकी मौत हुई है। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। बूंद कहना चाह रही है कि ये जो पेड़ तुम देख रहे हो, वो इतने बड़े यूं ही खड़े नहीं हैं। उनको बनाने के लिए मेरे जैसे भाई बंधु यानी मेरी जैसी बहुत सारी बूंदों ने अपने प्राणों का त्याग किया है, तब जाके इन पेड़ों का निर्माण हुआ है। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। जमीन के अंदर क्या होते हैं? खनिज लवण। तो वो खनिज लवण पानी के साथ घुलकर उनमें ये पानी की बूंद भी आनंद से घूम रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका शरीर एक रोए से छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न यानी कोशिश करी, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई, तो रोए ने उनको सोख लिया, पानी की बूंदों को। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। उत्सुकता यानी मेरी जिज्ञासा या अधीरता ज़्यादा बढ़ गई थी। आगे की कहानी मैं जानना चाह रहा था। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। कोठरी यानी छोटा कमरा जो चारों तरफ से बंद हो, कुछ कोठरी जैसे कमरे में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। तो ये देखो बच्चों, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जड़ों के माध्यम से पानी जाइलम के द्वारा यानी पेड़ के तने के द्वारा इन पत्तियों तक पहुंचता है, और तने के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम के अंदर से पानी और मिनरल पेड़ के तने और पत्तियों तक पहुंचता है, और फिर जब पत्तियां इस पानी से
भोजन का निर्माण करती हैं, तो वो भोजन फिर वापस पेड़ के दूसरे हिस्सों तक फ्लोएम के द्वारा जाता है और पानी का कुछ हिस्सा पत्तियों के इन जो ऊपर बाहरी किनारे पे जो पोर होते हैं उनके माध्यम से फिर बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। तो पानी की ये बूंद कह रही है कि थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। तो जब पानी की बूंदें एक के बाद एक ऊपर चलती हैं तो पानी की बूंद को ऐसे एहसास हुआ कि उसको एक कोठरी में बंद कर दिया और पीछे से उसे कोई धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है और आगे वाली बूंद इसको भी खींच रही है और पीछे से धक्का लग रहा है। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया, उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली यानी उन दोनों के बीच में दब गई। मैं लगभग 3 दिन तक ये सांसत भोगती रही। सांसत का अर्थ होता है कि कठिनाई में पड़ना या बहुत बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट क्यों हुआ? पानी की बूंद जो जमीन के अंदर खनिज लवणों के साथ मिलकर घूम रही थी, वह जड़ों के रोयों के द्वारा सोख कर उसको तने के माध्यम से उस पेड़ के अंदर चढ़ा दिया गया। तो इस काम को 3 दिन लग गए। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। तो 3 दिन तक पानी की बूंद पेड़ के अंदर घूमती रही। जब उस पानी से पत्तियों ने अपने भोजन बनाने का काम किया, उसके बाद जो इन पत्तियों के बाहरी किनारे से जो पानी की बूंद निकली, उसमें ये बूंद आई बाहर। तो जैसे तैसे करके वह जान बचाकर बाहर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात यानी मालूम हुआ या पता चला कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। क्योंकि जब सूर्य की किरणें इन पानी की बूंदों पर गिरती है तो वह भाप बनकर वापस वायुमंडल में चली जाती हैं। तो अब रात हो गई तो सूर्य तो था नहीं, क्योंकि वो तो जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव यानी बड़ा असर पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा, यानी मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। विचित्र घटना यानी अजीब सी घटनाओं से परिपूर्ण, जो हर तरह से पूर्ण हो, तो अजीब सी घटनाओं से भरा हुआ है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। तनिक यानी थोड़ा सा भी नहीं दुखेगा। लेखक का यहाँ पर हाथ क्यों दुख रहा है? क्योंकि वह पानी की बूंद उनकी हथेली पर बैठकर ही तो बात कर रही है। अच्छा सुनाओ, बहुत दिन हुए मेरे पुरखे यानी जो मेरे पूर्वज हैं। कौन है बूंद के पूर्वज? हाइड्रोजन, जिसको हाइड्रोजन कहते हैं, और ओसजन ऑक्सीजन, क्योंकि पानी की बूंदों का निर्माण किससे होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही। एक बूंद ऑक्सीजन का और 2 बूंद हाइड्रोजन के, जिनको यहाँ पर हाइड्रोजन और ओसजन नाम दिया है। नामक 2 गैसें वायुमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान यानी मौजूद थी। अस्तित्व में होने वाला यानी मौजूद थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। ब्रह्मांड यानी हमारे संपूर्ण लोक में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? हैं। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड यानी अत्यधिक गर्म प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी का अर्थ होता है
तेज चमक से आँखों का न खुलना। तो वह प्रकाश का पिंड इतना गर्म और तेज था कि उसको देखकर आंखें भी नहीं खुल रही थी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। चूर्ण यानी इसका चूरा, पाउडरी बन जाएगा। लेकिन वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर से ही घूम चला। बहुत दूरी से ही वह वापस घूमकर चला गया, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण, भीषण यानी बहुत तेज अत्यधिक आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हमारी पृथ्वी की, जो कि प्रारंभ में एक आग का गोला थी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? को ये जिज्ञासा हुई। इसलिए ओस की उस बूंद से पूछ रहे हैं कि उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले, यानी बहुत सालों पहले, मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। तो ये बात तो बच्चों आप जानते ही हो कि पानी का निर्माण किससे होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पुकारा गया है। उन दोनों की रासायनिक क्रिया के से बना H2O यानी पानी। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया। प्रत्यक्ष यानी आँखों के सामने, और अस्तित्व का अर्थ होता है वास्तविक रूप। यानी वो जिस रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, उस अपने अस्तित्व को खोकर रासायनिक क्रिया से मेरा निर्माण किया, यानी पानी का, और मुझे उत्पन्न किया। उत्पन्न यानी मुझे पैदा किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था, क्योंकि भाप तो बहुत बड़े रूप में होती है। जब वह ठोस के रूप में आएगी तो बहुत छोटी हो जाएगी। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। 17वां यानी 17th। तो वह पहले की तुलना में उसका आकार 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। यहाँ पर असंख्य साथी कौन है? पानी की बूंदों के दूसरे साथी, दूसरी पानी की बूंदें। जहाँ तक दृष्टि जाती, यानी जहाँ तक दिखाई पड़ता था, बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। यानी सब लोग बर्फ में बदल गए थे। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। सौंदर्य यानी हमारी सुंदरता बिखर पड़ती थी। कैसे? बर्फ के ऊपर जब सूर्य की किरणें गिरती तो वह पानी के आकार में हो जाती। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। ऊंचा उड़ने यानी जब सूर्य की किरणें गिरती तो वह कुछ हिस्सा पानी बदल जाता, तो कुछ हिस्सा भाप के रूप में बनकर ऊपर उड़ता। तो इस बूंद के बहुत सारे साथी ऊंचा उड़कर उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते। कमर कसना बच्चों ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है तैयार होना। तो वह हरदम तैयार रहते कि जैसे ही सूर्य की किरणें उन पर गिरे और वह भाप बनकर ऊपर आसमान में उड़े। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष
दाल में नमक के समान भी नहीं है। ये बात कौन बोल रहा है? पानी की बूंद बोल रही है कि कई लाख सुनकर चौंको मत, 100-200 वर्ष तो मेरे जीवन में ऐसे हैं जैसे दाल में नमक। दाल में नमक ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अल्प मात्रा में। जैसे बनी हुई दाल में नमक की मात्रा बहुत कम होती है, वैसे ही इस बूंद के जीवन में भी 100-200 वर्ष तो बहुत कम है। मैं ऐसे दीर्घजीवी यानी लंबी आयु वाले से वार्तालाप यानी बातचीत करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। श्रद्धा यानी मेरा उसके प्रति आदर और ज़्यादा बढ़ गया। कौन कह रहा है ये बात? लेखक। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों, यानी एक जगह से दूसरी जगह सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मुख पर हवाइयाँ उड़ना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है घबरा जाना। तो सभी लोग घबरा गए। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही यानी हमारे वजन से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। क्योंकि इस समय ये सारी पानी की बूंदें किस रूप में थी? ठोस रूप में थी ना, बर्फ़ का आकार ले रखा था। तो अब उन्हीं के वजन से नीचे वाले भाई दबकर पानी के रूप में चले गए थे। उनका शरीर ठोसपन यानी घनापन को, सॉलिडिटी को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। मैं कई मास यानी मैं कई महीने समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। भेंट यानी मुलाकात। तो एक गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। अब गर्म चीज़ में कोई ठंडी चीज़ जाएगी तो वह क्या करेगी? उसका तापमान भी बराबर कर देगी। तो वह कैसे करेगी? उसकी गर्मी को अपने में सोख कर। सोखने का अर्थ है चूसना या खींचना। और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी। उस पानी की गर्मी से मैं पिघल गई और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है, अर्थात वह जिसका वर्णन न हो सके ऐसा है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है। पानी की ये बूंद समझती थी कि समुद्र में तो सिर्फ मेरे ही भाई बंधु हैं, यानी चारों तरफ पानी ही पानी है। परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उनमें नीरा नमक भरा है। नीरा यानी एकदम कोरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। गहरे जाना यानी पानी की गहराई में जाना शुरू किया, अधिक गहराई में। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। जब वह पानी की बूंद समुद्र के तले की तरफ जा रही है तो रास्ते में उसने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए। मन यानी वजन में, जैसे एक मन में 40 किलो होता है, तो ऐसे कई भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी, यानी अपने शिकार को पकड़ लेती थी। यहाँ पर बच्चों ये कौन सी मछली की बात हो रही है? अगर आप जानते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था,
सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। नेत्र यानी मेरी आंखें अब दुखने लगी थी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो समुद्र की गहराई में कुछ दूरी तक ही जा पाता है, उसके बाद तो गहराई में सूर्य की रोशनी तो पहुंचती नहीं, तो फिर वहाँ पर देखना मुश्किल है। इसलिए ये पानी की बूंद कह रही है कि मैं भी बल लगाकर ज़बरदस्ती देखने की कोशिश कर रही थी, जिससे मेरी आंखें दुखने लग गई। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। ये एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। तो यहाँ पर भी बच्चों कौन सी मछली की बात हो रही है, इसका नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो ये मछली इन छोटी छोटी मछलियों को प्रकाश दिखाने का काम करती और जब इसका मन करता, भूखी होती, तो इनको खा भी लेती। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल हैं। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं। नाना प्रकार के जीव यानी अनेक किस्म के विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। निपट अंधे यानी बिल्कुल अंधे, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, और वह महा आलसी हैं। ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि प्रयत्न यानी कोशिश करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, क्योंकि अब ये पानी की बूंद बहुत नीचे गहराई में आ गई थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। चेष्टा यानी मनोभाव सूचित करने वाली शारीरिक चंचलता, यानी मैं कोशिश करने लगी कि जान बचाकर यहाँ से भागा जाए। ये मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। यहाँ पर इसके दूसरे भाई कौन है? दूसरे जलकण। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था। सम्मति यानी कुछ लोगों की राय थी कि वहीं पड़ा रहना ही ठीक है, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। तो इन लोगों को पृथ्वी के भीतर जानने की जिज्ञासा थी। इसलिए अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थीं और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। उतावली यानी जल्दबाजी में थी, किसी काम को जल्द करने की हड़बड़ी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपने इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था, यानी उस जगह का ताप का उतार चढ़ाव तापमान कहलाता है। ये हमारे लिए असहाय था। असहाय यानी असहनीय था। हमारे अगवा कांपे। अगवा यानी जो हमारे लीडर थे, आगे चल रहे थे, वो कांपे, वो डर गए। देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इस तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदल गए। विभाजित का अर्थ होता है बंट गए। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। कान खड़े हो जाना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि सचेत होना। तो ये जल का कण भी सचेत हो गया।
मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। गर्भ यानी पृथ्वी के अंदर की कोख रह रहकर हिल रही थी। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। धड़ाका यानी बहुत जोर की आवाज़ आई। हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। इनको पता ही नहीं चला और एक झटके में ये सब लोग बाहर आ गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। कहाँ तो ये एकदम नीचे खड्डे में थे और अब ये एकदम से ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। इनको समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिंगली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। ये दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। तो पानी के इस कण ने ये जो बात बताई, ये जो घटना बताई, ये क्या था? ये एक ज्वालामुखी वाली घटना थी जिसमें ये लोग पृथ्वी के गर्भ के अंदर थे और अचानक वहाँ पर एक वॉल्केनो फूटा और ये सब लोग ऊंचे आकाश में उड़ चले। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। लेखक कह रहा है कि मैं तुम्हारी इस बात को समझ गया कि इस दुर्घटना में तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। दल यानी एक बड़ा समूह मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए, यानी वह सब लोग आंधी में मिल गए। ये पानी के कण वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे, यानी बहुत ही मज़े के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। स्वच्छंद का अर्थ होता है मनमाना और किलोलों का अर्थ है खुशी का भाव या उल्लास। यानी कहने का अर्थ है कि हम अपनी मन मर्जी से आनंद लेते हुए फिर रहे थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले थे। जब ये भाप के जल कण बहुत ज़्यादा आपस में मिल गए तो क्या हुआ? इनका वजन ज़्यादा हो गया और नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। यानी ये इस समय बादलों के रूप में थे और फिर जब बारिश का रूप बनकर बूंद के रूप में नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचेली हो एक और बह चली। मैली कुचेली यानी गंदी होकर एक और बहकर चली गई। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भुला नहीं जा सकता। यानी इस समय पानी की बूंद एक नदी की धारा में मिल गई थी। तो जैसे पानी की धारा एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदती हुई आ रही थी, वैसे वैसे ये जल का कण भी आ रही थी। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर यानी चोटी पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार यानी हमारे आक्रमण से टूट कर खंड खंड हो गया। खंड खंड यानी टुकड़े टुकड़े हो गया। पानी की एक धार बहुत ज़्यादा ऊंचाई से अगर किसी पत्थर पे गिरेगी तो उसका प्रहार इतना तेज होगा कि वह उस पत्थर को भी तोड़ देगी। तो इस तरह ये पानी की बूंद बता रही है कि एक बार हम इतने ऊंचे चोटी से नीचे कूदे और एक चट्टान पर गिरे तो उस पत्थर को हमने टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया। ये जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। यानी रेत कहाँ से बनती है? पत्थरों से पिस पिस कर। जिस समय हम मौज में आते हैं यानी हमारी मस्ती में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। प्रहार यानी हमारा वार को सहन नहीं कर सकती, चाहे वह चीज़ कितनी भी कठोर हो। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर, विजय यानी जो अभी अपनी बहादुरी के चर्चे ये पानी की बूंद बता रही है, उनसे उन्मत्त यानी अपनी विजय के नशे में चूर होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। एक छोटी सी धारा में मिल गई है। सरिता के वे दिन, सरिता यानी नदी के वे दिन बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखलाकर उन्हें गिरा देते, क्योंकि नदी की
धारा यही सब काम करती है। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। तो ये किसकी बात कर रही है? ये किसी फैक्ट्री की बात कर रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। न्योता देना यानी मैंने ही अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था, यानी मेरा लक मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची और फिर आगे की कहानी उसने बताई ना कि बेर के पेड़ के नीचे की जड़ों में जो रोए थे उन्होंने इसको ऊपर खींच लिया था। ऊपर ये तने में गई, तने से 2-3 दिन तक वहीं घूमती रही और फिर पत्तियों के छिद्र से बाहर ये बूंद के रूप में बाहर निकली। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। उसकी बात होते होते सूर्य भी निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोककर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी, यानी धीरे धीरे कम हुई और फिर अंत में आँखों से ओझल हो गई। आँखों से ओझल हो जाना ये एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ होता है गायब हो जाना। तो धीरे धीरे वह पानी की बूंद वहाँ से गायब हो गई। तो बच्चों, अभी आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि सूर्य के निकलते ही वह ओस की बूंद गायब क्यों हो गई? इस बात का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तभी मुझे लगेगा कि आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ आया है। और इस लेख को लिखा रामचंद्र तिवारी ने। तो देखा बच्चों, ओस की बूंद की कितनी मज़ेदार कहानी थी। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।